वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं फिर से मोदी गवर्नमेंट मस्ट नो स्कीम्स। ये हम इसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं आपके लिए। फर्स्ट पार्ट हम आपको करवा चुके थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। दोस्तों, गरीबी के खिलाफ लड़ाई और बेहतर रोजगार अवसर के लिए देश के लोगों को, खासकर युवाओं को कुशल बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। 15 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत करते हुए पीएम ने कहा कि अगर देश के लोगों की क्षमता को समुचित और बदलते समय की आवश्यकता समुचित और बदले समय की इस आवश्यकता के अनुसार कौशल का प्रशिक्षण देकर निखारा जाता है, तो भारत के पास दुनिया को 4 से 5 करोड़ कार्यबल उपलब्ध करवाने की क्षमता होगी। दोस्तों, इस योजना के अंदर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए एक प्रमुख योजना है। इसके तहत पाठ्यक्रमों में सुधार, बेहतर शिक्षण और प्रशिक्षित शिक्षकों पर विशेष जोर दिया जाएगा। प्रशिक्षण में अन्य पहलुओं के साथ व्यवहार कुशलता और व्यवहार में परिवर्तन भी शामिल है। इसके अंतर्गत देश के 24 लाख युवाओं को विभिन्न उद्योगों से संबंधित स्किल ट्रेनिंग पाने का अवसर मिलेगा। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत स्किल ट्रेनिंग पाने वाले युवाओं को सरकार द्वारा आर्थिक इनाम भी मिलेगा। ट्रेनिंग खत्म होने पर इन युवाओं को सरकार की ओर से एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जो इन्हें रोजगार पाने और अपना भविष्य संवारने में मदद करेगा। दोस्तों, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम नवगठित कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से एनएसडी जिसे कहते हैं कि इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करेगी और इसके तहत 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षण के दायरे में लाया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और उद्योग द्वारा तय मानदंडों पर आधारित होगा। कार्यक्रम के तहत तृतीय पक्ष आंकलन और संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन और प्रमाण पत्र के आधार पर प्रशिक्षुओं को नकद पारितोषिक दी जाएगी। नगद पारितोषिक औसतन 8,000 रुपए प्रति प्रशिक्षु होगी। इस योजना के दोस्तों उद्देश्य जो हैं वो हम आपको बता देते हैं क्या है। पहला है कि 24 लाख युवकों को इस कौशल विकास योजना में लक्षित प्रशिक्षक एवं मौद्रिक समर्थन में सम्मिलित करना। अधिकृत संस्था के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण के दौर से गुजर के प्रमाणित हुए उम्मीदवार के लिए मौद्रिक इनाम, औसत मौद्रिक इनाम प्रति उम्मीदवार रुपीज 8,000 रुपए निर्धारित किया गया है। मूल्यांकन और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में मानकीकरण को प्रोत्साहित करना। इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकारों संबंधित प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं को भी इस योजना के तहत प्रशिक्षण के लिए जोड़ा जाएगा। इसके अलावा कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए एक ऑनलाइन नागरिक पोर्टल भी शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों, ये हम आपको बता रहे हैं पीएमकेवीवाई की बारे में। सरकार के इसके तहत देश के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स को बढ़ावा देती है ताकि युवाओं को स्किलफुल बनाया जा सके। अब नेक्स्ट आती है दोस्तों स्टैंड अप इंडिया स्कीम। अभी तक हमने बात की थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की। अब बात करेंगे हम स्टैंड अप इंडिया स्किल की। दोस्तों, ये जो वीडियो है हम खास तौर से हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए हम लेके आ रहे हैं। चलिए, तो अब बात बताते हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम योजना के बारे में। दोस्तों, इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को नोएडा के सेक्टर 62 में की गई थी। इस योजना के लिए प्रधानमंत्री ने एक वेब पोर्टल की शुरुआत की है। इस स्कीम को लेकर भारत के उद्यमी वर्ग में खासा उत्साह है। इसका उद्देश्य नए उद्यमियों को स्थापित करने में मदद करता है। इससे देश भर में रोजगार बढ़ेगा। योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए से 100 लाख रुपए तक की सीमा में ऋणों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहन दिया जाएगा। 10,000 करोड़ रुपए की शुरुआती धनराशि के साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के माध्यम से फिर से वित्त सुविधा सिडबी के माध्यम से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के माध्यम से फिर से वित्त सुविधा, एनसीजीटीसी के माध्यम से लोन गारंटी के लिए 5,000 करोड़ रुपए के लिए कोष का निर्माण। दोस्तों, हमने आपको फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा दिया है इसका। ये हम आपको सेकंड पार्ट कंप्लीट करा रहे हैं।
आपको लाइव रिकॉर्डिंग में दिक्कत आती थी, इसलिए हम आपके लिए लाइव रिकॉर्डिंग इस बार नहीं लाए हैं। चलिए अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। दोस्तों इस योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने 22 जनवरी 2015 को की। ये असल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ही एक विस्तार है, जिसका मकसद देश में बेटियों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करना है। इसमें बेटी के नाम से बैंक खाता खोलने पर सबसे अधिक 9.2% का ब्याज दर मिलता है। 4 दिसंबर 2014 में सरकार ने छोटी बचत को प्रोत्साहन देने के लिए बालिकाओं को विशेष जमा योजना कन्या समृद्धि की शुरुआत करी। इसमें 22 जनवरी 2015 को लिखा है और कहीं-कहीं है कि 4 जनवरी को है, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है। एक बार मैं आपको फिर क्लियर करके बता देती हूँ, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। दोस्तों ये इसमें बेटी के नाम से बैंक खाता खोलने पर सबसे अधिक 9.2% का ब्याज मिलेगा और नहीं ये करेक्ट है, लॉन्च ये 22 जनवरी 2015 को ही हुई है और पीएम नरेंद्र मोदी, मैंने इसलिए आपको देखा कि शायद कहीं गलत ना हो, इसलिए मैंने एक बार चेक भी कर लिया कि इसी डेट को है कि डेट इसमें बेटी के नाम से मैंने जैसे आपको बताया कि 9.2% का ब्याज दर मिलता है बैंक खाता खोलने पर। इसमें इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है। इस खाते की मैच्योरिटी खाता खोलने की तारीख से 21 साल या फिर बेटी की शादी की तारीख जो पहले आ जाए होती है। इसमें शुरुआती जमा राशि 1,000 रुपए है, जबकि अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है। तो ये जो है ये बचाओ बेटी पढ़ाओ का विस्तृत रूप एक तरीके से हम कह सकते हैं दिया गया है इस योजना में। इसमें ये भी है शायद कि बेटियां ही अपने बाद में खाते से पैसा निकाल सकती हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य बेटियों की पढ़ाई और उनकी शादी पर आने वाले खर्च को आसानी से मतलब उठा सकें माँ बाप। इस वजह से भी प्रधानमंत्री मोदी ने ये स्कीम चालू की है। सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य बेटियों की पढ़ाई और उनकी शादी के लिए, मैंने जैसे आपको बताया, योजना के अंतर्गत बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए डाक विभाग के पास सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुलाया जा सकता है। डाक विभाग के किसी भी पोस्ट ऑफिस के साथ अकाउंट खोलने के लिए सुविधा मुहैया कराई गई है। इसके लिए अलग काउंटर खोले गए हैं। यहाँ जरूरी डॉक्यूमेंट जमा कराने के बाद अकाउंट खुलाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में बेटी के नाम से एक साल में दोस्तों 1,000 से लेकर 1,50,000 रुपए जमा कर सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया। योजना के नियमों के अंतर्गत बेटी के 18 साल होने के बाद आधा पैसा निकलवा सकते हैं। 21 साल के बाद खाता बंद हो जाएगा और पैसा पालक को मिल जाएगा। मतलब पैसा बेटी को मिलेगा, आपको नहीं। अगर बेटी के 18 से 21 साल के बीच शादी हो जाती है तो अकाउंट इसी वक्त बंद हो जाएगा। अकाउंट में अगर पेमेंट लेट हुई तो सिर्फ 50 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। पोस्ट ऑफिस के अलावा कई सरकारी व निजी बैंक भी इस योजना के तहत खाता खोल रहे हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खातों पर आयकर कानून की धारा 80G के तहत छूट दी जाएगी। पालक अपनी 2 बेटियों के लिए 2 अकाउंट भी खोल सकते हैं। जुड़वा होने पर उसका प्रूफ देकर ही पालक तीसरा खाता खोल सकेगा। पालक खाते को कहीं भी ट्रांसफर करा सकेगा। तो दोस्तों ये योजना के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो ये हैं कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ। तो ये आपको मैंने बताया सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। अब मुद्रा बैंक योजना। दोस्तों प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की। इसके तहत मुद्रा बैंक छोटे एंटरप्रेन्योर्स को 10 लाख रुपए तक की क्रेडिट देता है और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करती है। इसका उद्देश्य छोटे एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना है। इसमें 3 विकल्प हैं, जिसमें शिशु में 50,000 तक का लोन, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का लोन और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट हम इसका पार्ट देखेंगे थोड़ी देर में। दोस्तों हम अभी बात कर रहे थे मुद्रा बैंक योजना के बारे में।
दोस्तों इसमें मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की। इसके तहत मुद्रा बैंक छोटे एंटरप्रेन्योर्स को 10 लाख रुपए तक का क्रेडिट देती है, तो और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करती है। दोस्तों मुद्रा बैंक से देश के छोटे कारोबारियों को फायदा मिल सकेगा, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। योजना के तहत मुद्रा बैंक से मिल किस सकेगा कितना लोन, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। योजना के तहत दोस्तों 3 तरह के लोन मिल सकेंगे। इनके नाम होंगे शिशु, किशोर और तरुण। शिशु योजना के तहत दोस्तों 50,000 रुपए तक के लोन मिल सकेंगे। किशोर योजना के तहत 50,000 ऊपर से 5 लाख रुपए तक के लोन मिल सकेंगे, और तरुण योजना के तहत 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक के लोन मिल सकेंगे, लोन दिए जाएंगे। दोस्तों मुद्रा योजना यानी मुद्रा का पूरा नाम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट फंड फाइनेंस एजेंसी। इस बैंक के जरिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 10 लाख रुपए तक के लोन दिए जाएंगे। मुद्रा बैंक की स्थापना वैधानिक संस्था के तौर पर हुई है। शुरुआती दौर में मुद्रा बैंक सिडबी की यूनिट के तौर पर काम करेगी। इस योजना से लोगों को अपना नया कारोबार शुरू करने और कारोबारियों को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए लोन मिल सकेगा। आइए जानते हैं किन तरीके के मतलब किस कारोबारियों को लोन मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके तहत मुद्रा बैंक छोटे एंटरप्रेन्योर्स को 10 लाख रुपए तक की क्रेडिट देगी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करेगी। इसका उद्देश्य छोटे एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना है। इसमें 3 विकल्प हैं। शिशु से जैसा मैंने आपको बताया कि शिशु में 50,000, 3 विकल्प क्या शिशु, दूसरा है किशोर और तीसरा है तरुण। तो 3 इसमें लोन मिल सकेंगे। 3 तरीके इनके नाम होंगे। जैसे योजना के तहत 3 तरीके के मैंने लोन बताया आपको, और मैंने आपको यही बताया कि शिशु में 50,000 तक का लोन मिलेगा, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का लोन, और तरुण तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। दोस्तों इस मुद्रा बैंक से छोटे कारोबारियों को फायदा मिल सकेगा। छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और दुकानदारों को इससे लोन मिलेगा। इसके साथ ही सब्जी वालों, सैलून, खोमचे वालों को भी इस योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत हर सेक्टर के हिसाब से स्कीम बनाई जाएगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया है कि मुद्रा बैंक योजना क्या है, और नरेंद्र मोदी जी ने कब इसको स्टार्ट किया, और साथ में इनको किन कारोबारियों को इसमें फायदा मिलेगा, ये मैंने आपको सब इसमें बता दिया है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। दोस्तों ये हम आपको कई पार्ट में बता रहे हैं। वैसे ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे हम ये वीडियो लाए हैं, जिससे उनके एग्जाम में उनको याद करने में दिक्कत ना हो योजनाओं के बारे में। तो अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। दोस्तों ये सरकार के सहयोग से चलने वाली जीवन बीमा योजना है। इसमें 18 साल से 50 साल तक के भारतीय नागरिक को 2 लाख रुपए का बीमा कवर सिर्फ 330 रुपए के सालाना प्रीमियम पर मिल सकेगा। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 9 मई 2015 से की थी। दोस्तों ये हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने 9 मई 2015 को की थी। इसमें दोस्तों इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा समर्थित एक बीमा योजना है। इसका आरंभ कोलकाता में हुआ था। 9 मई 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अब बता देते हैं, क्योंकि अभी ये वाली तो हमने आपको योजना बता दी कि ये क्या है। दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित दुर्घटना बीमा योजना है। इसका आरंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को ही की गई थी। देखिए कौन-कौन सी योजना, पहले मैंने आपको बताई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, इसकी भी शुरुआत 9 मई 2015 को की थी, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दोनों दोस्तों याद कर लीजिए, बहुत आराम से आपको याद करने में तारीख दिक्कत भी नहीं होगी। 9 मई 2015 को ये भी योजना स्टार्ट की गई थी। इसमें 18 से 70 साल की उम्र के नागरिकों की दुर्घटनावश मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख का कवर दिया जाएगा। आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। तो और मैंने जैसे आपको बताया आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। तो ये है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब बात करते हैं किसान विकास पत्र की।
दोस्तों ये एक सर्टिफिकेट योजना है जो पहली बार 1988 में लॉन्च की गई थी। नई सरकार ने किया था 2014 में इसे रीलॉन्च किया गया है। इसमें 1000, 5000, 10000 और 50000 की राशि को 100 महीनों में दोगुना करने का प्रावधान है। इसमें किसी एक व्यक्ति या ज्वाइंट नाम पर भी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जिसका कर्ज लेने के क्रम में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 18 नवंबर 2014 को लॉन्च किया था। अब बात करते हैं कृषि बीमा योजना की। दोस्तों इसके तहत किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकता है। कृषि बीमा योजना के तहत किसान अपनी जो फसल है उसका बीमा करा सकता है। यदि मौसम के प्रकोप से या किसी अन्य कारण से फसल को नुकसान हो जाता है, तो यह योजना किसानों को अ, लाभ मतलब मदद पहुँचाएगी। आप कह सकते हैं कि लाभ पहुँचाएगी। दोस्तों ये बीमा योजना को एकमात्र बीमा कंपनी भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। इसके तहत किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। यदि मौसम के प्रकोप, ये देखिए मौसम ये गलत प्रिंट हो गया है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों वैसे आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि भारत किसानों का देश है, जहां ग्रामीण आबादी का अधिकतम अनुपात कृषि पर आश्रित है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अनावरण किया। यह योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करेगी जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं। साथ ही साथ ये भी एक देखिए आपको मैं प्लस पॉइंट बता रही हूँ, खराब मौसम से उनकी रक्षा भी करते हैं, मैंने आपको बताया पहले। बीमा दावे के निपटान की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने का निर्णय लिया गया ताकि किसान फसल बीमा योजना के संबंध में किसी परेशानी का सामना ना करें। यह योजना भारत के हर राज्य से में संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर लागू की जाएगी। एसोसिएशन में के निपटान की प्रक्रिया बनाने का फैसला किया गया है। इस योजना का प्रशासन कृषि एवं विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया है। इसका दोस्तों योजना के उद्देश्य भी आप जान लीजिए। प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणाम स्वरूप अधिसूचित फसल में से किसी की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना, और साथ ही में कृषि में किसानों की सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थायित्व देना, किसानों को कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रभाव को सुनिश्चित करना। दोस्तों ये जो योजना है बड़े पैमानों पर आपदाओं के लिए प्रत्येक अधिसूचित फसल के लिए एक क्षेत्र दृष्टिकोण आधार पर लागू की जाएगी। तो ये मैं आपको बता रही थी कृषि बीमा योजना के बारे में। किसानों के लिए और भी कई योजनाएं स्टार्ट की गई हैं। तो चलिए वो भी जानते हैं क्या है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना की। अभी हम बात करते हैं कृषि बीमा योजना की। अब बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना। दोस्तों मोदी सरकार खुद को किसानों की सरकार बताती रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी उसमें बताया कि प्रधानमंत्री जी ने अभी कई योजनाएं लागू की हैं, जिनमें से एक ये भी है। वैसे भी जो अपना देश है वो कृषि प्रधान देश माना जाता है। हम सबको पता है कि भारत में सिंचाई और कृषि का क्या महत्व है। दोस्तों मोदी सरकार इसी क्रम में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंचाई योजना लॉन्च की है। इसके तहत देश की सभी कृषि योग्य भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य है। इसका मेन जो लक्ष्य है वो क्या है कि देश के सभी कृषि योग्य भूमि को सिंचित करना है। दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की योजना आर्थिक मामलों की समिति ने नई योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी दी है। इसमें 5 सालों के लिए, जैसे 2015 से 2016 से 2019 और 2020 तक के लिए 50,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 5300 करोड़ का आवंटित किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है सिंचाई में निवेश में एकरूपता लाना, हर खेत वो पानी के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए खेतों में ही जल का इस्तेमाल करने की दक्षता को बढ़ाना है, ताकि पानी के अपव्यय को कम कम किया जा सके। दोस्तों अब बात करते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की।
यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। दोस्तों, सरकार इसके तहत किसानों को उनकी कृषि भूमि की उर्वरकता के आधार पर सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया। समारोह में प्रधानमंत्री ने कृषि कर्मठ अवार्ड 2013 और 2014 भी उस टाइम प्रदान किए थे। प्रधानमंत्री ने सॉइल हेल्थ कार्ड के लोगों का अनावरण किया तथा 38 आरबी गंगानगर के किसान निर्मल सिंह पुत्र जीत सिंह उदरासर, बीकानेर के किसान राम प्रताप पुत्र और भजन लाल एवं बलबीर बिश्नोई को सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए। दोस्तों, मैं आपको इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि आपको अच्छे से जानकारी हो जाए कि अगर ये मतलब एक आपको ऐसे नॉलेज के लिए बता रही हूँ। सरकार इसके तहत किसानों को उनकी कृषि भूमि की उर्वरकता के आधार पर सॉइल हेल्थ कार्ड जारी की। इस कार्ड में मिट्टी की जांच के बाद इस बात की जानकारी रहती है कि मिट्टी को किन उर्वरकों की जरूरत है, साथ ही इसमें कौन सी फसल बेहतर हो सकती है। दोस्तों, इसमें 14 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। इसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत आगामी 3 वर्षों में देश भर के 14 करोड़ खेतों की मिट्टी की जांच पर कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। मोदी सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ का बजट भी दिया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से किसानों को भूमि के पोषक तत्वों के प्रबंधन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से एकत्रित आंकड़ों एवं सूचनाएं किसानों को आसानी से उपलब्ध रहेंगी। योजना से देश के कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास होगा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। अब बात करते हैं हृदय यानी नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। दोस्तों, इसकी शहरी विकास मंत्रालय ने 21 जनवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य हेरिटेज सिटीज के विकास पर है। मार्च 2017 तक इस योजना के मद में 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अजमेर, अमरावती, अमृतसर, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलंकड़ी और वारंगल में इसके तहत काम हो रहा है। दोस्तों, हृदय जो योजना है, विरासत शहर विकास और विस्तार योजना, ये हिंदी में मैंने आपको बताया इसका, और ये इंग्लिश में फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था अ, हृदय का हृदय का सॉरी नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। दोस्तों, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि सुलभ लोगों को इस योजना के हेरिटेज सिटीज के विकास पर है। इसकी जो इसको स्टार्ट किया था विकास मंत्रालय ने 21 जनवरी 2015 को। इसमें जो है इसकी आत्मा को भारतीय शहरों की जो आत्मा के पुनरुद्धार के लिए केंद्रीय योजना है ये। हृदय समावेशी और एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से दोस्तों विभिन्न हितधारकों जैसे सरकारी एजेंसियां हो गई और आपका स्थानीय निकाय हो गई, गैर सरकारी संगठनें और नागरिकों को सांस्कृतिक विरासत कायाकल्प के प्रयासों का एकीकरण है इस मतलब योजना में। और शहरी योजना और आर्थिक विकास एवं प्रबंधन को एक मंच के माध्यम से भारत के ऐतिहासिक शहरों को सतत विकास को लक्षित करने की दृष्टि से भारत सरकार की एक मिशन मोड परियोजना है ये। इसका जो मिशन है हृदय परियोजना का उद्देश्य जो है सुलभ जानकारी पूर्ण और सुरक्षित माहौल के भारत को प्रत्येक शहर के अद्वितीय विशेषताओं के प्रदर्शन द्वारा संरक्षण और विकास महत्व पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने और भारतीय शहरों की आत्मा का पुनरुद्धार करना है। दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार के साथ स्वच्छता, सुरक्षा, पर्यटन, विरासत, पुनरुद्धार, आजीविका का विशेष ध्यान देना है। शहरों की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना है। विरासत शहरों के लिए सामरिक और नियोजित विकास का कार्य करना है। तो ये दोस्तों मैं आपको बता रही थी हृदय जो योजना है
और अब बात करते हैं दोस्तों इंद्रधनुष योजना की। दोस्तों ये योजना जो है उद्देश्य बच्चों में रोग प्रतिरक्षण की प्रक्रिया को तेज गति देना है। दोस्तों ये जो वीडियो हम है खास तौर से हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं। डेली हम 5 से 8 ये वीडियो लेके आते हैं आपके लिए। तो आज हम लाइव ना करके आपको बाद में ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए, इसमें 2020 तक बच्चों को 7 बीमारियों जैसे कि डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी से लड़ने के लिए जो वैक्सीन है उसकी व्यवस्था की गई है। मिशन इंद्रधनुष भारत अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस के 15 दिसंबर के अवसर पर प्रारंभ किया गया था। 15 दिसंबर 2015 के अवसर पर प्रारंभ किया गया था। इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य उन बच्चों का 2020 तक टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं या डिप्थेरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी को रोकने जैसे 7 टीके आंशिक रूप से लगे हैं। ये कार्यक्रम हर साल 5% या उससे अधिक बच्चों के पूर्ण टीकाकरण में तेजी से वृद्धि के लिए विशेष अभियानों के जरिए चलाया जाएगा। पहले चरण में देश के 201 जिलों की पहचान की गई है जिसमें 50% बच्चों को टीके नहीं लगे हैं या उन्हें आंशिक रूप से टीके लगाए गए हैं। इन जिलों को नियमित रूप से टीकाकरण के लिए स्थिति सुधारने के लक्ष्य बनाया जाएगा। मंत्रालय का कहना है 201 जिलों में से 82 जिले केवल 4 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान है और 4 राज्यों में 42 जिलों में 25% बच्चों को टीके नहीं लगाए गए हैं या उन्हें आंशिक रूप से टीके लगाए गए हैं। भारत में टीकों से वंचित या आंशिक टीकाकरण वाले करीब 25% बच्चे हर साल कई राज्यों में 82 जिलों में हैं। मिशन इंद्रधनुष के तहत पहले चरण में 201 जिलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का लक्ष्य तय किया गया है तथा 2015 में दूसरे चरणों में भी कई जिलों को लक्ष्य बनाया गया था। मिशन के पहले चरण का कार्यान्वयन 201 उच्च प्राथमिकता वाले जिले में स्टार्ट कर दिया गया है और ये विश्व स्वास्थ्य दिवस से आरंभ भी कर दिया गया है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया अभी मिशन इंद्रधनुष के बारे में। इसे 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय मंत्री येडियुरप्पा ने लॉन्च किया। दोस्तों ये एक बार और देख लीजिएगा, कहीं इसे है कि 15 दिसंबर है और कहीं है शायद ये 25 दिसंबर, बट मुझे लग रहा है ये 15 दिसंबर है, इसमें मिसप्रिंट हो गया है 25 दिसंबर। आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा। मुझे तो यही लग रहा है कि ये 15 दिसंबर नहीं, ये 15 दिसंबर है, 25 दिसंबर नहीं है। आप भी एक बार चेक कर लीजिए। चलिए अब हम बाद में ये देख भी लेंगे बाद में भी। हाँ सॉरी फ्रेंड्स, ये 25 दिसंबर 2015 ही है, 15 दिसंबर नहीं है। ये गलत इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। ये 25 दिसंबर 2014 ही है। मुझे लग रहा था कि ये 15 दिसंबर है, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दोस्तों भारत के गांवों को आबाद बिजली आपूर्ति लक्ष्य करते हुए इस योजना की शुरुआत की गई थी। सरकार गांवों तक 24 घंटे बिजली पहुंचाने के लिए इस योजना के तहत 75,600 करोड़ रुपए खर्च करने वाली ये योजना है। ये योजना राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के रिप्लेसमेंट के तौर पर लाई गई है। अब बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। दोस्तों ये योजना ग्रामीण जगत के युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए लक्षित है। दोस्तों ये वाला जो पार्ट है हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में कंप्लीट करेंगे आपका। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मोदी गवर्नमेंट मस्ट नोन स्कीम्स। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वर्ष 2014 में मोदी सरकार ने लोगों की उम्मीदों और भरोसे से जुड़े कई बड़े फैसले लिए।
मोदी सरकार ने एक साथ सामाजिक सुरक्षा पर बड़ी योजनाएं शुरू की शुरू की गई। इसके अलावा भी कई फैसले लिए गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं क्या क्या मोदी सरकार ने फैसले लिए और कौन कौन सी योजनाएं लागू करी। दोस्तों, डिजिटल इंडिया पहली योजना, सबसे पहली योजना डिजिटल इंडिया। प्रधानमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है डिजिटल इंडिया की शुरुआत 21 अगस्त 2014 को हुई। इस अभियान का मकसद भारत को एक इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था में बदलना है। दोस्तों, ये वीडियो हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं खास तौर से, और 5 से 8 के बीच डेली हमारा रहता है कि हम आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे। तो हम आपके लिए इसीलिए आज लेके आए हैं योजनाओं का वीडियो। सरकार की मंशा है कि सभी सरकारी विभाग और भारत की जनता एक दूसरे से डिजिटल रूप से या इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जुड़े ताकि प्रभावी प्रशासन चलाया जा सके। दोस्तों, इसका एक लक्ष्य कागजी कार्रवाई कम से कम करके सभी सरकारी सेवाओं को जनता तथा इलेक्ट्रॉनिक। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसके तहत देश के सभी गांवों और ग्रामीण इलाकों को इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ना है। दोस्तों, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके लिए सरकार ने 1,13,000 करोड़ का बजट रखा है। इस कार्यक्रम के तहत 2.5 लाख पंचायतों समेत 6 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य है और सरकार की योजना 2017 तक ये लक्ष्य पाने की है। अब तक दोस्तों इस योजना के तहत 55,000 पंचायतें जोड़ी गई हैं। इन पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने पर 70,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव है। इसके साथ ही 1.7 लाख आईटी पेशेवर तैयार करना भी लक्ष्य है। इसके लिए केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक स्किल डेवलपमेंट योजना की शुरुआत की है, जो कि देश के लोगों को सरकार से सीधे जोड़ने में मददगार होगी। दोस्तों, भारतीय किसानों को आईटी क्षेत्र से लाभ मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ये चाहते हैं। कृषि उत्पादन, मृदा संबंधी विवरण और बिक्री मूल्य का विश्व की कीमतों के साथ तुलनात्मक अध्ययन, इन तीनों को एक साथ जोड़ देना चाहिए। अगर हमारे पास बोए गए बीज संबंधी विवरण होगा तो हम उत्पादन का स्वरूप का पता लगा सकते हैं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके तहत देश के सभी गांवों और ग्रामीण इलाकों को, जैसा मैंने बताया, कि इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ना है। इसका एक लक्ष्य दोस्तों ये भी है कि कागजी कार्रवाई कम से कम करके सभी सरकारी सेवाओं को जनता तथा इलेक्ट्रॉनिकली पहुंचाना है। दोस्तों, प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए सेवाओं को डिजिटलीकरण पारदर्शिता, जिम्मेदारी और त्वरित बदलाव लाने में अहम है। लोगों में इसकी महत्ता के बारे में बताना एवं इसका व्यापक उपयोग जैसे निजी क्षेत्रों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। जैसे टीसीएस द्वारा पासपोर्ट प्रक्रिया की शुरुआत की गई। सरकार को लोगों को शिक्षित कराना चाहिए। मोबाइल उपकरणों पर आसानी से इंटरनेट की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ जो मैं आपको बता रही हूँ, डिजिटल इंडिया के बारे में बता रही हूँ। RFID अर्थात रेडियो आवृत्ति पहचान बार कोड पहचान के समान की एक तकनीक है। ये छोटे इलेक्ट्रॉनिक चिप के साथ एकीकृत किया जा सकता है और एकल उपयोगकर्ता की पहचान के लिए व्यक्तिगत फोनों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके द्वारा दोस्तों किए गए लेन-देन में खरीदारी, यात्रा, होटल एवं रेस्टोरेंट के बिल, बिजली, पानी, गैस, बस, ट्रेन, हवाई जहाज संबंधित बिलों का एक जगह भुगतान हो सकता है और बेहतर संचार जानकारी साझा करने और हमारे देश के डिजिटलीकरण के लिए संपूर्ण भारत में मुफ्त वाईफाई सक्रिय किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये मैं आपको बता रही हूँ डिजिटल भारत के बारे में, डिजिटल इंडिया के बारे में। डिजिटल भारत के 3 प्रमुख घटक बताए गए हैं: डिजिटल बुनियादी सुविधाएं, डिजिटल साक्षरता और सेवाओं का डिजिटल वितरण। तो ये दोस्तों डिजिटल इंडिया के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना। दोस्तों, डिजिटल इंडिया के बारे में और भी जान लेते हैं कि सरकार का मत है कि ऐसा करने से सरकारी कामकाज, जैसा मैंने आपको पहले बताया, पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे लाल फीताशाही का खात्मा होगा। सरकार ई गवर्नेंस और ई क्रांति के जरिए तकनीक के माध्यम से जनता के काज का जल्द से जल्द निस्तार करना चाहती है। तो दोस्तों, ये हमने आपको डिजिटल इंडिया के बारे में बताया।
दोस्तों आपको मेरी आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है और प्रिंट आपको दिख रहा है? चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की। इसकी घोषणा उन्होंने 15 अगस्त 2014 को अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण में की थी। दोस्तों ये एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के शुरू होने के पहले दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए थे और हर खाता धारक को 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर दिया गया है। सॉरी। इस योजना के अनुसार कोई भी व्यक्ति जीरो बैलेंस के साथ बैंक खाता खोल सकता है। दोस्तों इस योजना के अनुसार कोई भी व्यक्ति जीरो बैलेंस के साथ बैंक खाता खोल सकता है। इससे रुपए डेबिट कार्ड की शुरुआत हुई। दोस्तों ये अभी हम आपको बता रहे थे प्रधानमंत्री जनधन योजना। चलिए अब बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान की। स्वच्छ भारत अभियान, अभी तक हमने किसकी किसकी बात करी? पहले हमने बात करी डिजिटल इंडिया की, फिर हमने बात करी प्रधानमंत्री जनधन योजना। दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है जो वहनीय तरीके से वित्तीय सेवाओं नामक बैंकिंग, बचत तथा जमा खाते, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तथा पहुंच सुनिश्चित कराता है। खाता किसी का भी बैंक का शाखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि जैसे बैंक मित्र अकाउंट आउटलेट में खोला जा सकता है। इसमें जीरो बैलेंस के साथ खोला जा सकता है। हालांकि खाता धारक अगर किताब की जांच करना चाहती है या चाहता है तो वह न्यूनतम बैलेंस मानदंडों को पूरा करना होगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए दोस्तों आवश्यक दस्तावेज हैं। यदि अगर आधार कार्ड, आधार संख्या उपलब्ध है तो कोई अन्य दस्तावेज आवश्यक नहीं। यदि पता बदल गया हो तो वर्तमान पते का स्वप्रमाणन पर्याप्त है। यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित सरकारी रूप से वैध दस्तावेजों में से किसी एक की आवश्यकता होगी। मतदाता पहचान पत्र हो गया, या जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट, जैसे और किसी जैसे जो गरीब लोग होते हैं उनमें नरेगा कार्ड। यदि इन दस्तावेजों में आपका भी आपका मतलब जो खाता, यदि किसी व्यक्ति के पास उपयुक्त वर्णित वैध सरकारी कागजात नहीं है लेकिन इसे बैंक द्वारा कम जोखिम की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है तो वह 2-3 चीज हैं, उससे आप खाता खुलवा सकते हैं। जैसे कि केंद्र या राज्य सरकार के विभाग, सार्वजनिक तौर के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक संस्थानों द्वारा जारी आवेदक के फोटो वाले पहचान पत्र या उक्त व्यक्ति के विधिवत सत्यापित फोटोग्राफ के साथ राजपत्र जारी किया गया पत्र। दोस्तों इस योजना से जुड़े कुछ लाभ भी जान लेते हैं हम कि जमा राशि पर जो ब्याज मिलेगा उसमें 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। कोई न्यूनतम शेष राशि अपेक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत रुपए 30,000 का जीवन बीमा लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों की प्रतिपूर्ति पर देय होगा। भारत भर में धन का आसानी से अंतरण होगा। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों से लाभ अंतरण प्राप्त होगा। 6 माह तक इन खातों को संतोषजनक परिचालन के पश्चात ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी जाएगी। पेंशन बीमा उत्पादों तक पहुंच प्रति परिवार, मुख्यतः परिवार की स्थिति के लिए सिर्फ एक खाते में 5,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है। और भी मतलब हम अभी मैंने आपको ये बता दिया, इस योजना का विवरण मैंने आपको दे दिया। चलिए अभी हम बात कर रहे थे स्वच्छ भारत अभियान की। तो दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री ने 24 सितंबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान को मंजूरी दी थी, जो पिछली सरकार द्वारा शुरू किए गए निर्मल भारत कार्यक्रम का संशोधित रूप है। स्वच्छ भारत अभियान को औपचारिक रूप से महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। दोस्तों स्वच्छ भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ सुथरा करना है।
यह अभियान महात्मा गांधी के, जैसा कि मैंने बताया, कि जन्म दिवस पे 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया। महात्मा गांधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था। इसके तहत दोस्तों 2019 तक, यानी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक, भारत को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य किया गया है। इसके तहत सरकार ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों तक शौचालय और साफ सफाई की सुविधा पहुंचाने का काम। दोस्तों मिशन का उद्देश्य है 1.04 करोड़ परिवारों को लक्षित करते हुए 2.5 लाख सामुदायिक शौचालय, 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालय और प्रत्येक शहर में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना है। दोस्तों इस कार्यक्रम के तहत आवासीय क्षेत्रों में जहां व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण करना मुश्किल है, वहां सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करना, जैसे पर्यटन स्थल हो गए, बाजारों, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन जैसे प्रमुख स्थानों पर भी सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाएगा। यह कार्यक्रम 5 साल अवधि में 4401 शहरों में लागू किया जाएगा। कार्यक्रम पर खर्च किए जाने वाला जो पैसा है वो 62,000 करोड़ रुपए में केंद्र सरकार की तरफ से है, और 14,623 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले 14,623 करोड़ रुपयों में 7,366 करोड़ रुपए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर और 4,165 करोड़ रुपए व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों पर खर्च होंगे, और 1,828 करोड़ रुपए जन जागरूकता, मतलब लोगों को जागरूक करना और समुदाय शौचालय बनवाने जाने पर 655 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप देखते होंगे बहुत एडवर्टीजमेंट, जैसे विद्या बालन है, अमिताभ बच्चन है, ये काफी एडवर्टाइज कर रहे हैं इस टाइम इसमें। इस कार्यक्रम में दोस्तों खुले शौच, अस्वच्छ शौचालयों को फ्लश शौचालयों में परिवर्तित करने, मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन करने और नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वस्थ एवं स्वच्छता से जुड़ी प्रथाओं को संबंध में लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना आदि शामिल है। दोस्तों ये मैं आपको बता रही हूँ स्वच्छ भारत अभियान। इसमें जनता अतिक्रमण पैदा करना भी शामिल है। शहरी विकास मंत्रालय ने हाल ही साफ शहरों की सूची जारी की, जिसमें मैसूर नंबर 1, इसके बाद तिरुचिपल्ली और नवी मुंबई को क्रम से दूसरे और तीसरे नंबर पर रखा गया। दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया, जैसे कल मैंने गलत बोल दिया था कि राजस्थान में मैंने दलहन बोल दिया था, तो राजस्थान में दोस्तों तिलहन का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा, और दलहन का उत्पादन होता है एमपी में। तो ये करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने कल गलत बोल दिया था तो इसलिए मैं कंफ्यूजन हो गया था, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत मिशन निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए मांग आधारित एवं जन केंद्रित अभियान है, जिसमें लोगों की स्वच्छता संबंधी आदतों को बेहतर बनाना है, स्व सुविधाओं की मांग उत्पन्न करना है, स्वच्छता सुविधाओं को उपलब्ध करना है, जिससे ग्रामीण के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। अभियान का उद्देश्य 5 वर्षों में भारत को खुला शौच से मुक्त देश बनाना है। अभियान के तहत दोस्तों देश भर में लगभग 11 करोड़ 11 लाख शौचालयों के निर्माण के लिए 1,34,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का उपयोग करा जाएगा और ग्रामीण भारत के कचरे का इस्तेमाल उसे पूंजी का रूप देते हुए जैव के विभिन्न रूपों में परिवर्तित करने के लिए किया जाएगा। दोस्तों अभियान को जैसे युद्ध स्तर पर तैयारियां होती है ना, वैसे ही प्रारंभ किया गया है। ग्रामीण आबादी और स्कूल शिक्षकों और छात्रों के बड़े वर्गों के अलावा प्रत्येक स्तर पर इस प्रयास में देश भर की ग्रामीण पंचायत समिति और जिला परिषद को भी इससे जोड़ना है। अभियान के एक भाग के रूप में प्रत्येक पारिवारिक इकाई के अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की इकाई लागत हो 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दी गई है, और इसमें हाथ धोने, शौचालय की सफाई एवं भंडारण को भी शामिल किया गया है। इस तरह के शौचालयों के लिए सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता 9,000 रुपए और इससे राज्य का योगदान 3,000 रुपए होगा। दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर एवं उत्तर पूर्व राज्यों एवं विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को मिलने वाली सहायता 10,800 होगी, इसमें राज्य 1,200 रुपए होगा। अन्य स्रोतों में अतिरिक्त योगदान करने की स्वीकृति होगी। स्वच्छ विद्यालय अभियान विद्यालय संगठन में आयोजित किया जा रहा है। तो विद्यालय अभियान केंद्रीय
दिसंबर 2014 से 31 निर्धारित किया चुका है। हो रही होती हैं उनको साफ सफाई करना, वहाँ के जो शौचालय हैं, पीने के पानी के जो जगह है वहाँ साफ सफाई, कैंटीन के मैदानों की, स्कूल के बगीचों का रख रखाव, तो ये सब चीजें मतलब उसमें रखी गई। चलिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया स्वच्छ भारत अभियान। दोस्तों, अगर आपको आवाज क्लियर ना आ रही हो तो आप प्लीज हमें बताएं। अब बात करते हैं मेक इन इंडिया की। मूल रूप से दोस्तों ये एक नारा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, मेक इन इंडिया का। मेक इन इंडिया मोदी गवर्नमेंट की द्वारा लागू की गई एक वो है। मेक इन इंडिया भारत सरकार द्वारा देसी और विदेशी कंपनी द्वारा भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर जोर देने के लिए बनाया गया है। इसके तहत भारत में वैश्विक निवेश और विनिर्माण को आकर्षित करने की योजना बनाई गई है, जिसे 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को किया था। बाद में आगे चलकर ये एक इंटरनेशनल मार्केटिंग अभियान बन गया। मेक इन इंडिया अभियान इसलिए शुरू किया गया जिससे भारत में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा हो, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले। नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में 25 सितंबर 2014 को शुरू की भारत में बनाओ। 29 सितंबर 2014 को एक कार्यशाला औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग जो मोदी उनके मंत्रिमंडल और मंत्रियों और राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ ही विभिन्न उद्योगों के नेताओं ने भाग लिया था, इसमें द्वारा आयोजित किया गया था। दोस्तों, पहल के पीछे मुख्य उद्देश्य वही जैसे रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों में कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए है। पहल भी उच्च गुणवत्ता मानकों पर और पर्यावरण पर प्रभाव को कम करना है। पहल दोस्तों ये भी है कि भारत में पूंजी और प्रौद्योगिकी निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है। पहल ये भी है कि इसके तहत 25 क्षेत्रों और एक वेब पोर्टल पर ब्राउजर जारी किया गए। इससे पहले पहल शुरू किया गया था, विभिन्न देश क्षेत्रों में विदेशी इक्विटी तो आरंभ किया गया था। मेक इन इंडिया कोशिश है कि भारत एक आत्मनिर्भर देश बने। इसका एक उद्देश्य देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देना है और घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों की हालत दुरुस्त करना भी है। मेक इन इंडिया अभियान पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन है और सरकार ने ऐसे 25 सेक्टरों की पहचान की है जिनमें ग्लोबल लीडर बनने की क्षमता है। तो दोस्तों, ये मैं आपको बता रही थी अभी मेक इन इंडिया के बारे में। हमने कौन कौन सी बात कर ली है? डिजिटल इंडिया की बात करी है हमने अभी। आप लोगों से कई लोग कह रहे हैं कि पिक्चर क्लियर नहीं आ रही। अब पिक्चर क्लियर आ रही है? प्लीज कमेंट करें, जल्दी मुझे बताएं कि आपको वॉइस आ रही है कि नहीं। आई थिंक हाँ अरविंद जी, मुझे भी लग रहा है कि इवनिंग में थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है, बट इवनिंग का ही हमारा टाइम है, मुझे इवनिंग का ही में ही बनाना होता है। अभी आप लोगों को वीडियो और आवाज क्लियर आ रही है तो प्लीज अपने कमेंट्स करें। अभी भी आवाज नहीं क्लियर आ रही है? मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। मुझे लग रहा है साउंड में फिर से दिक्कत आ रही है। अब देखिए, चेक करिए, अब आया क्लियर? अगर क्लियर आ रहा हो तो मैं आगे स्टार्ट करूं फिर।
दोस्तों आवाज क्लियर आ रही है? प्लीज जल्दी कमेंट दीजिए। दोस्तों अपने कमेंट जल्दी दीजिए दीजिए कि आवाज आपको क्लियर आ रही है अभी, कि अब नहीं आ रही है आवाज क्लियर, जिससे हम वीडियो आगे स्टार्ट करें। चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो नरेंद्र मोदी जी की भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भारत सरकार एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराएगी। एलपीजी कनेक्शन केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित महिलाओं को ही दिया जाएगा। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने 1 मई 2016 को यूपी के बलिया से की। योजना के अंतर्गत दोस्तों भारत सरकार अगले 3 साल में 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराएगी। उज्ज्वला योजना के जैसे मैंने आपको बताया, ये शायद इसमें डेटा कुछ 3 सालों में 5 करोड़ है। ये शायद इसमें कुछ देखिए 3 वर्षों में 5 करोड़ है। यहाँ पे उज्ज्वला योजना के तहत 3 करोड़ बीपीएल परिवारों की महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि आने वाले 3 वर्षों में 5 करोड़ गरीब परिवारों को जहां लकड़ी का चूल्हा जलता है मुफ्त गैस कनेक्शन। योजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों ये है कि पूरे भारत में स्वच्छ ईंधन को उपयोगों को बढ़ावा देना है, जो कि मुफ्त एलपीजी कनेक्शन जो कि मुफ्त एलपीजी कनेक्शन वितरित करके पूरा किया जा सकता है। योजना के करने का एक उद्देश्य ये भी है कि इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं के स्वास्थ्य की भी सुरक्षा की जा सकती है। दोस्तों अभी आपको आवाज क्लियर आ रही है? ओके चलिए तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं जहां अभी हम बात ही कर रहे हैं उज्ज्वला योजना की। दोस्तों वर्तमान में उपयोग जो की जाती है वो अशुद्ध उपयोग में आने वाले अशुद्ध जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना और शुद्ध ईंधन के उपयोग को बढ़ाकर प्रदूषण में कमी लाना भी योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। जो बीमारियां खाना बनाने के लिए उपयोग में आने वाले अशुद्ध जीवाश्म ईंधन के जलने में होती है, उज्ज्वला योजना के लागू होने के बाद इनमें भी कमी आने की संभावना है। इस प्रकार ये योजना महिलाओं और बच्चों को स्वस्थ रखने में भी सहायक सिद्ध होगी। दोस्तों इसके लिए जो बीपीएल परिवार धारक है वो कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए करना बहुत ही आसान है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें योजना का आवेदन पत्र भरकर अपने नजदीकी एलपीजी वितरण केंद्र में जमा करना होगा। उज्ज्वला योजना का आवेदन पत्र एलपीजी वितरण केंद्र से मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है अथवा ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी जैसे कि नाम, पता, आधार कार्ड, आपका जनधन बैंक खाता या संख्या इत्यादि भरना आवश्यक है। आवेदन पत्र के अंदर ही आवेदन ये चयन करता है कि उसे 14.2 किलो वाला गैस सिलेंडर चाहिए या 5 किलो वाला। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया अभी उज्ज्वला योजना के बारे में। सांसद आदर्श ग्राम योजना, अब बात करते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना की। दोस्तों अब आपको आवाज क्लियर आ रही है? क्योंकि मैं बार बार इसीलिए पूछ रही हूँ कि आपका कोई भी टॉपिक है वो छूट ना जाए। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की। सॉरी, 11 अक्टूबर 2014 को कौन से स्थान से? नई दिल्ली से इस योजना की शुरुआत हुई।
सांसद आदर्श ग्राम योजना गांवों के निर्माण और विकास हेतु कार्यक्रम और जिसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में विकास करना है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन 11 अक्टूबर 2014 को शुरू किया। इस योजना के मुताबिक हर सांसद को साल 2019 तक 3 गांवों का विकसित करना होगा। इसकी थ्योरी यह है कि भारत के गांवों को भौतिक और संस्थागत बुनियादी ढांचे के साथ पूरी तरह विकसित किया जा सके। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गांवों में विकास और बुनियादी ढांचे रखने हेतु सभी राजनीतिक दलों को सांसद को इस योजना के तहत गांव को गोद लेना होगा। तो और 2016 तक उससे आदर्श गांव बनाना होगा। और इस योजना में हर सांसद को 3 साल 2019 तक 3 गांवों को विकसित करना होगा। तो इस जो सांसद ग्राम योजना है, इसकी थ्योरी है कि ये कि भारत के गांवों को भौतिक और संस्थागत बुनियादी ढांचे के साथ पूरी तरह विकसित किया जा सके। 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ की गई सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य गांवों और वहां के लोगों में उन दोस्तों मूल्यों को स्थापित करना है जिससे वे स्वयं के जीवन में सुधार कर दूसरों के लिए एक आदर्श गांव बने, जिससे लोग उनका अनुकरण उन बदलावों को स्वयं पर भी लागू करें। यह योजना संसद के दोनों सदनों के सांसदों को प्रोत्साहित करती है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम एक गांव की पहचान करें और 2016 तक एक आदर्श गांव का विकास करें और 2019 दो और गांवों को शामिल करते हुए देश भर में फैले 6 लाख गांवों में से 2500 से अधिक गांवों को इस योजना का हिस्सा बनाए। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया ना 3 गांवों का, तो क्या मैंने बताया आपको कि इसमें 2016 में कम से कम एक गांव की पहचान करें, एक आदर्श गांव उसका विकास करें, ठीक है, और 2019 को 2 और गांवों को शामिल कर ले, मतलब 2019 तक 3 गांवों का विकसित करना। ये कुछ भी दिशा निर्देश भी नहीं है, कुछ दिशा निर्देश भी हैं, सॉरी, जिन्हें ग्रामीण विकास विभाग ने तैयार किया है। आदर्श ग्राम की गतिविधियां क्या है दोस्तों? एक आदर्श ग्राम में ग्राम पंचायत, नागरिक समाज और सरकारी मशीनरी में लोगों को आदर्श को साझा करने, उनकी अपनी क्षमताओं और उपलब्ध संसाधनों का हर संभव सर्वोत्तम उपयोग करने विधिवत तरीके से सांसद द्वारा समर्थित होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से एक आदर्श ग्राम संदर्भ विशिष्ट होगा, हालांकि पक्के तौर पर महत्वपूर्ण गतिविधियों की पहचान करना अभी भी बाकी है। प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर 2014 को इन दिशा निर्देशों को जारी किया और सभी सांसदों से अपील की कि वे 2016 तक अपने संसदीय क्षेत्र में एक मॉडल गांव और 2019 तक 2 और गांव तैयार करें। तो ये दोस्तों अभी हमने आपको सांसद ग्राम योजना के बारे में बताया, हमने आपको डिजिटल इंडिया के बारे में बताया, मेक इन इंडिया के बारे में बताया। अब बात करते हैं अटल पेंशन योजना की। दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना की सफलता से उत्साहित देश की युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर तैयार की गई मोदी सरकार की एक और अहम योजना है। पहले हम जानते हैं कि अटल पेंशन योजना है क्या। दोस्तों, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फरवरी 2014 के बजट भाषण में कहा था कि दुखद है कि जब हमारी युवा पीढ़ी बूढ़ी होगी, उसके पास भी कोई पेंशन नहीं होगी। ये योजना इसी कमी को दूर करने का लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी। अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित पेंशन योजना है। इसका लक्ष्य असंगठित क्षेत्रों के लोगों को पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराना है। इसका आरंभ कोलकाता में हुआ था। 1 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इससे ये सुनिश्चित होगा कि किसी भी भारतीय नागरिकों को बीमारी, दुर्घटना या वृद्धावस्था में अभाव की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों को लोगों को पेंशन फायदों के दायरे में लाना है। न्यूनतम भागीदारी के साथ सामाजिक सुरक्षा के भी फायदे लाभ उठाने की अनुमति मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ।
दोस्तों इसमें वैसे तो बहुत सारी हमने आपको 24 योजनाएं के बारे में जो बहुत ही अहम योजनाएं हैं। अगर आपको और भी किसी योजना के बारे में हमसे मतलब नॉलेज चाहिए तो आप प्लीज हमें कमेंट करें टॉपिक आपको किस पे चाहिए, तो हम उस पे भी आपके लिए और नया वीडियो बनाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना माने ट्रिपल बी पी महिलाओं एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास की एक संयुक्त पहल के रूप में समन्वित और अभिसरित प्रयासों के अंतर्गत बालिकाओं को संरक्षण और सशक्त करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई थी। प्रधानमंत्री ने ये योजना 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इस योजना की शुरुआत की थी, जिसे निम्न लिंगानुपात वाले 100 जिलों में प्रारंभ किया गया है। सभी राज्यों संघ शासित क्षेत्रों के कवर 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न बाल लिंगानुपात के आधार पर प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिले के साथ 100 जिलों में एक पायलट जिले के रूप में चयन किया गया। इसकी योजनाओं का उद्देश्य दोस्तों ये था कि पक्षपाती लिंग चुनाव की प्रक्रिया का उन्मूलन, बालिकाओं का अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना। जैसे आज भी बहुत सारे घरों में होता है कि लड़के और लड़की में भेदभाव, कई जगह होता है कि लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, भ्रूण हत्या कर दी जाती है। तो इस योजना का है कि ये पक्षपाती लिंग चुनाव की प्रक्रिया का उन्मूलन, बालिका का अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दूसरा क्या है कि बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना है। क्यों शिक्षा सुनिश्चित? क्योंकि बहुत से घरों में ये होता है कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता। बहुत से राज्यों में अभी भी है, बट अब थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं शुरू करी, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली योजना के अंतर्गत अब बहुत कम हो रहा है। नहीं तो पहले क्या होता था कि बेटियों की शिक्षा पे इतना जोर नहीं दिया जाता था। बेटी की शिक्षा लड़कियों की शिक्षा पे इतना जोर नहीं दिया जाता था, ना ही उनकी बारे में इतना वो किया जाता था कि नहीं वो पढ़ लिख के क्या करेंगी, करना तो उन्हें खाना ही बनाना है। तो इस चीज को मतलब अ, हटाने के लिए, इस मानसिकता को हटाने के लिए मोदी सरकार ने बहुत ही अच्छा पहल की है। बालिका और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक आंदोलन, समान मूल्य को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान का कार्यान्वयन करना इसकी रणनीतियां हैं। इस मुद्दे को सार्वजनिक विमर्श का विषय बनाना, उसे संशोधित करने रहना सुशासन का पैमाना बनेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आज भले ही सरकार भी चला रही है, लेकिन इस बाबत व्यक्तिगत प्रयास भी कम महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों। इस कड़ी में कई लोगों का कहना है कि कन्या भ्रूण हत्या और महिलाओं के अधिकारों के लिए देश भर में आंदोलन चल रहे हैं। इन कार्यक्रम की एक झलक आप कई मतलब जनगणना या हिंदुस्तान की आजादी के बाद की जनगणना में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या व्यक्तिगत प्रयास करना होगा कि हमें खुद ही पहले पर्सनली अपने उसके ऊपर लेके देखना होगा कि हम खुद ये चीज ना करें। लड़के लड़की में भेदभाव, लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए, लड़कियों की शिक्षा पे जोर देना चाहिए। तो पहले हमें खुद अपने आप को बदलना चाहिए। सरकार तो हमारे लिए इतने सारे अच्छे अच्छे कदम उठा रही है, पर हमें तो खुद भी बदलना चाहिए पहले। हरियाणा में जहां बाल लिंगानुपात सीएसआर बेहद कम है और इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार के इस नजरिए से महिलाओं की कल्याण सेवाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने और निष्पादन क्षमता में सुधार को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों आज हमने 8 योजनाएं जानी। नेक्स्ट पार्ट हम आपका सेकंड पार्ट बनाएंगे, जिसमें हम आपके लिए दूसरे और वीडियोस लेके आएंगे। तो आप लोगों में बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसमें वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही है, तो हम चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो का पार्ट हम आपके लिए कल लेके आएंगे। दोस्तों अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, और भी जो मतलब अगर इस वीडियो में आपको कुछ गलत लगता है तो अपने कमेंट दीजिएगा, या कोई भी टॉपिक हमने गलत बताया हो आपको तो हमें बताइए, हमें क्लियर मतलब हमें करेक्ट कीजिए। कि चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में नए वीडियो के साथ। बाय बाय। दोस्तों हम बात कर रहे थे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की। दोस्तों ये योजना ग्रामीण जगत के युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए लक्षित है। इसकी जो शुरुआत है वो 25 सितंबर 2014 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू ने इसकी शुरुआत की थी।
इसके तहत 18 साल से 35 साल के ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना। दोस्तों, ये योजना विदेश मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है? विदेश मंत्रालय के। इसके तहत विदेशों में जो लोग रह रहे हैं, भारतीय मजदूरों के लिए पेंशन और जीवन बीमा की व्यवस्था है। जो भारत के बाहर जो विदेशों में रह रहे हैं, भारतीय मजदूरों के लिए पेंशन और जीवन बीमा की व्यवस्था है। किसमें? महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना। यह एक वॉलंटियर स्कीम है। अब बात करते हैं उड़ान प्रोजेक्ट की। दोस्तों, जम्मू एवं कश्मीर में उड़ान योजना की शुरुआत विशेष उद्योग के पहल के तहत 40,000 युवाओं को 5 साल में प्रमुख उच्च विकास क्षेत्रों में कौशल प्रदान करने, उनमें रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए उद्देश्य की गई है। राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद और निगमित क्षेत्र द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन पीपीपी मोड में किया जा रहा है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ हमें बताइएगा। इसमें कुछ हमने अगर हमें डेट में कन्फ्यूज़न भी हुआ तो भी हमने आपको तुरंत करेक्ट करके बताया है या किसी भी चीज़ में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? और दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ कंट्रीब्यूट, और लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरी वीडियो। अगर आपको लग रहा है कि हमारा वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ आप हमें कंट्रीब्यूट करें। थैंक यू, और कमेंट ज़रूर करें जिस टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं। ओके, बाय बाय।